बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह जी ने हाल ही में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को खत्म करने के लिए एक निजी विधेयक लोकसभा में पेश किया था, जिस पर काफ़ी हंगामा होना शुरू हो गया। देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ा ज़मीनी मालिक वक्फ बोर्ड है। हैरत की बात यह है कि ज़मीन की मिल्कियत दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। वक्फ बोर्ड के कब्जे की ज़मीन का रकबा सिर्फ 13 साल में 2.5 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। वक्फ बोर्ड गलत तरीकों से कई जगहों को अपनी संपत्ति होने का दावा जताता है, जबकि रिकॉर्ड और ऐतिहासिक साक्ष्य इस पर खरे नहीं उतरते। वक्फ को लेकर बने कुछ कानून भी अब सवालिया घेरे में आते हैं। चलिए जानते हैं आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है, किसने बनाया और इसको इतना अधिकार किसने दे दिया कि यह किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा कर सकता है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की शक्ति की संवैधानिकता की चुनौती याचिका पर भारत के अटॉर्नी जनरल और प्रदेश के महाधिवक्ता व वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है। इसकी सुनवाई 15 सितंबर को होनी है। हाल ही में तेलंगाना में भी एक मस्जिद की प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा ही विवाद हुआ। तमिलनाडु में वहां के राज्य वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव पर ही अपना मालिकाना हक जता दिया, जबकि इस कावेरी नदी के किनारे स्थित तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुचेंथराई गांव में 1500 साल पुराना सुंदेश्वर मंदिर भी है। गांव के लोग हैरान हैं कि वक्फ कैसे उनके गांव पर इस तरह गलत दावा कर सकता है, जबकि जितने साल पुराना वह मंदिर है यानी सुंदेश्वर मंदिर है, उतने साल पुराने तो मुसलमानों का इतिहास भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी जब वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर संपत्तियों पर दावा जताया तो सनसनी फैल गई। इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक आदेश जारी करके कहा कि वक्फ की सभी संपत्तियों की जांच होगी। इस सर्वे को 1 महीने में पूरा करने के लिए कहा गया था, जो अवधि पूरी हो गई है। इससे संबंधित रिपोर्ट अब यूपी सरकार को मिलने वाली है। आदेश जारी करने के साथ योगी सरकार ने 33 साल पुराना आदेश भी रद्द कर दिया। 1989 को कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा था कि यदि बंजर, भीटा, ऊसर आदि भूमि का इस्तेमाल वक्फ के रूप में किया जा रहा है तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में ही दर्ज किया जाएगा, फिर उसका सीमांकन किया जाए। इस आदेश के चलते प्रदेश में लाखों हेक्टेयर बंजर, भीटा, ऊसर भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर ली गई। अब बात करते हैं कि आखिर यह वक्फ बोर्ड क्या होता है। वक्फ बोर्ड का नाम लेते ही सन 47 का मंजर याद आता है। आज़ादी के तोहफे के नाम पर लाशों से भरी ट्रेन याद आती है। भारत की सड़कों पर कूड़ेदान के पास मक्खियों जैसे भिनक रहे शरणार्थी याद आते हैं। नेहरू गांधी का भारत की हिंदू बहुसंख्यक आबादी के साथ किया गया विश्वासघात याद आता है। जब पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था और उनकी ज़मीन जायदाद पर मुस्लिम जबरन कब्जा कर रहे थे, उस समय भारत में गांधी नेहरू ने एक कानून बनाया, जिसके अंतर्गत भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए मुस्लिमों की ज़मीन भारत में रह गए मुस्लिमों के कब्जे में रखने के मकसद से एक बोर्ड बनाया, जिसे आजकल वक्फ बोर्ड कहते हैं। हिंदू शरणार्थी बारिश, धूप और ठंड में खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी बसर करने को मजबूर थे, लेकिन क्या मजाल जो कोई मुसलमानों की छोड़ी ज़मीन पर पैर भी रख दे। मस्जिदों में शरण लिए शरणार्थियों को गांधी नेहरू ने पुलिस के बल प्रयोग कर उनसे मस्जिदें खाली करवाई थी। अब आखिर इस वक्फ बोर्ड का इलाज क्या है? एक और विभाजन होगा क्या? तो फिर ममता बनर्जी, मुलायम सिंह एंड सन्स और भ्रष्ट कांग्रेसी सरीखे लोग खड़े हो जाएंगे सेकुलरिज्म का झंडा तानकर। वक्फ का अरबी मतलब धर्म निधि होता है। इस्लाम में ब्याज पर कर्ज लेना या देना हराम माना जाता है। इस्लाम धर्म के मुताबिक हर मुसलमान अपने आय के एक अंग धर्मार्थ कार्यों के लिए देना होता है, जिससे वह असहाय लोगों के उद्धार के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आखिर वक्फ बोर्ड का काम क्या है? इसके पास कुल संपत्ति कितनी है जो हुकूमत को कर्जा देने की बात खुलेआम करते हैं? आइए इस वक्फ बोर्ड के बारे में सारी जानकारी लेते हैं और बताते हैं कि कैसे लोकतांत्रिक देश में मजहब के नाम पर शुरू हुआ यह संस्था का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि धीरे धीरे देश के तीसरे सबसे बड़े जमींदार बन गए हैं।
वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रख रखाव करता है। जैसे इस्लाम मजहब मानने वाले जब अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को ज़कात में देते हैं तो वो संपत्ति तभी से वक्फ कहलाती है। ज़कात दिए जाने के बाद इस संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता, उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है और उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड को दी जाती है। ये संस्थान उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को संभालती है, जैसे उसे बेचने, खरीदने, किराए पर देने, इन सब का अधिकार इनके पास होता है। एक बार यदि कोई व्यक्ति यह वक्फ बोर्ड को दे देता है तो फिर उसके बाद उसका उस संपत्ति को कभी वापस नहीं ले सकता। वक्फ बोर्ड उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। आज़ादी के बाद भारत में वक्फ एक्ट 1954 नेहरू सरकार लेकर आई थी। सन 1995 में एक्ट कुछ संशोधन हुए। इन संशोधनों के बाद हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति दे दी गई और कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन पर अक्सर विवाद होता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के इस वक्फ अधिनियम के तहत की गई थी। यह केंद्रीय निकाय वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानों के तहत स्थापित कई राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता है। देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड हैं। हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं, जबकि केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। बात करें वक्फ बोर्ड के सदस्यों की तो इसमें शीर्ष पर सारे मुस्लिम अधिकारी होते हैं, जैसे एक अध्यक्ष, राज्य सरकार की ओर से 1 या 2 नामित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम MP, मुस्लिम वकील, मुस्लिम IAS, इस्लामी स्कॉलर, टाउन प्लानर और इनके अलावा एक लोकल लेवल पर मुतवल्ली भी होता है। वक्फ बोर्ड रेलवे और सेना के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनता जा रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें से 80,000 से ज़्यादा संपत्ति वक्फ के पास केवल बंगाल में है। इसके बाद पंजाब में वक्फ बोर्ड के पास 70,994, तमिलनाडु में 65,945, कर्नाटक में 61,195 संपत्तियां हैं। देश के बाकी राज्यों में भी इस संस्थान के पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं। अगर ऐसे ही वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा करके अपने में मिलाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे और हम दर दर भटकते रहेंगे। इससे बेहतर है पहले ही सतर्क हो जाएं। जितनी जल्दी हो सके रोक लगाना चाहिए।